ध्यान से बैठ करके, है ना, तन यहां पर है मन कहीं और है, तो फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। अर्थात क्लास में बिल्कुल फोकस हो तो सीखी गई एक छोटी सी भी चीज बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठी रहती है और अच्छा भी फील होता है कि हमने कोई एक चीज सीखी आज और जबरदस्त तरीके से सीखी। कल की क्लास थोड़ी सी लेट से स्टार्ट हुई थी तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, बट कल की क्लास में हम सभी ने सीखा था मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। और सर ये है क्या? तो गतिमान विद्युत वाहक बल। गतिमान विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल सर कैसे गतिमान हो गया? तो मैंने आप सभी को कल एक चालक को सेल में बदलते हुए बताया था। चालक को जब हम दौड़ाते हैं तो एक ऐसा जादू होता है, एक ऐसा चमत्कार होता है इस फिजिक्स की दुनिया में कि वो सेल बन जाता है, वो बैटरी बन जाती है। इस चीज को मैंने कल प्रूफ किया था, उसका विभवांतर निकाले थे, डेल्टा वी बोलो या ई बोलो, स्मॉल ई विद्युत वाहक बल, जिसका हम लोगों ने सूत्र स्थापित किया था बीवीएल, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का। ना कोई सिकवा होगी, ना कोई बहाना होगा, और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर आना होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन कुमार जी, दिव्या कुमारी जी, अनिता कुमारी जी, खुशी जी, गुड़िया कुमारी, प्रीति जी, प्रिया कुमारी, चांदनी कुमारी, धनंजय जी, फूलचंद, साक्षी जी, यूपी बोर्ड स्टूडेंट दिवाकर जी, शमीना जी, आशीष कुमार जी, विशाल गुप्ता, ऐसे ही खुशबू शाह जी, ठीक है, ज्योति कुमारी, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर आज आप गाना सुनाइएगा। हाँ सर, कल आपने गलती से समीकरण 1-2 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सर ऑफलाइन हाँ आज गाना सुनाइए, खुशी जी लिख रही हैं, और खुशबू शाह जी लिख रही हैं कि सर आज आप से हम वीडियो कॉल पे बात किए थे। हाँ आपके भाई जो हैं, बड़े भाई, वो आए हुए थे स्टूडियो, और बक्सर जिला से चल करके पटना आना, तो फिर आप से बात हुई थी मेरी। बहुत अच्छी बात है कि आपको भी हम ये बता पाए कि हाँ पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि यहाँ तो मान लो बताते ही हैं डेली। ठीक है सर, मेरा एक बार नाम ले लीजिए। अनुष्का राय जी, मनीष जी, अमरजीत जी, नितेश कुमार जी, नीतीश निराला जी, सरस्वती कुमारी जी, ऐसे ही हमारे साथ अभिषेक भारती जी, बहुत, रिया जायसवाल, ऋतिक चौहान, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। आप देखिए जो टाइम से जुड़ गया उसका नाम ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो चीजें सीख रहे थे वो है चैप्टर नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? चैप्टर नंबर 6 है, और विद्यार्थियों मुझे ये चीज का पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे बताए गए निर्देशों पर पक्का अमल कर रहे होंगे और उनको एक एक पॉइंट को फॉलो कर रहे होंगे। हमारा चैप्टर नंबर है 6, और एक एक गतिविधि को रोज आप रिवाइज करते हो, पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कई लोगों से, कई बार मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं सर मेरा 2 लेक्चर मिस हो गया, 1 लेक्चर मिस हो गया, तो ये आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी हो रही है। आप सीरियसली 12th क्लास को नहीं ले रहे हो। कुछ सपने आपने बुनाए तो हैं, सोचे तो हैं, मगर उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। देखो इस दुनिया में प्लानिंग कर लेना सबके मन में है। आप भी चाहते हो कि मर्सिडीज से घूमें, आप भी चाहते हो कि हम बहुत अमीर हो जाएं, आप भी चाहते हो कि हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने मम्मी पापा को और हम स्वयं किसी बड़े बंगले में ऐशो आराम से रहें, वहां स्विमिंग पूल हो, 4-4 गार्ड खड़े हो, नौकर चाकर सब हो, ऐशो आराम की दुनिया हो। लेकिन इस प्लानिंग को, इस सोच को एग्जीक्यूट करना सबके बस की बात नहीं होती है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है ना। तो इस वजह से इस बात को अगर आप अपने दिल में बसा के रखते हैं, अपने मन में बिठा के रखते हैं, दोनों ही बातें हैं, तब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आप बातों को सीरियसली लोगे। तो चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अपने आप में बहुत खास चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जैसा कि नाम से इसके पता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और प्रेरण का मतलब समझते हो ना आप लोगों की दुनिया में, इसको प्रेरण को मतलब बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। अब ध्यान से सिर्फ आप सुनेंगे, कॉपी और पेन रख देंगे, कॉपी और पेन साइड में रख देंगे, और सिर्फ आप हमारी बताई गई बातों को एकदम ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेट होकर के। बैठे हैं तो बैठे रहे, खड़े हैं तो खड़े रहे, लेकिन अगर लेटे हैं तो खड़े हो जाइए, नहीं तो थप्पड़ यहां से फेंक के मारेंगे। ऑनलाइन की मार बहुत खराब होती है, वो भी आनंद सर की। सब सारे टेक्नोलॉजी मेरे पास है, अभी एग्जीक्यूट उनको नहीं किया है ना, बताया ना, सोच लिए, एग्जीक्यूट नहीं किया है। एग्जीक्यूट मैं करना नहीं चाहता, आप चोट खा जाएंगे, यहां से थप्पड़ फेंक के मारेंगे, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से अगर डिस्टेंस जितने ट्रेवल करेगा, हम जितनी स्पीड से उसको फेंकेंगे तो आपके पास तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी, तो जिससे आपको चोट ज्यादा लग सकती है। इस वजह से मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिसर्च मैंने कर ली है। तो मोटिवेशन प्यारे बच्चों, जो प्रेरणा है वो आप लोग समझते हो कि सर जिससे हम अपने अंदर कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। अगर हिंदी में इसका शब्द बोले प्रेरणा, और प्रेरणा का मतलब हो जब हमारे अंदर कोई प्रेरणा आती है तो हमारे अंदर क्या देखने को मिलता है? चेंजेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? चेंजेस मतलब परिवर्तन। सर आज के लेक्चर में आप पढ़ाने वाले हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब प्यारे विद्यार्थियों देखो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो क्या सर सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों के अंदर होता है सेल्फ मोटिवेशन? जी हां, सही पकड़े आप, वही काम होने वाला है। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन आपके ही सेल्फ मोटिवेशन जैसा ही है। यहां भी प्रेरण का मतलब होता है कुछ प्रोड्यूस होना, कुछ प्रोड्यूस होना। वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस। इंड्यूस होना, इंड्यूस होना मतलब कुछ बनना। विद्युत और चुंबक के कॉम्बिनेशन से अगर इन दोनों चीजों को जोड़ा जाता है तो कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज इंड्यूस हो रही है, अपने आप बन रही है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सर आज आप पढ़ाने वाले हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जो कि अपने आप में बहुत खास चैप्टर है, सेल्फ इंडक्शन। और प्यारे विद्यार्थियों बता दें कि ये बहुत बड़ी सीख देने वाला चैप्टर है, बहुत बड़ी सीख देने वाला चैप्टर है। आज का जो टॉपिक है पढ़ने में मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कल का मैं रिवीजन भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज टॉपिक पढ़ना है, फिलहाल वो टॉपिक पहुंचते पहुंचते पहले आपको रिवीजन कराऊंगा और 1-2 डेरिवेशन और कराऊंगा, तब मैं यहां पढ़ाऊंगा। लेकिन जो टॉपिक पढ़ाना है उस पर मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है ना। बड़ा ही सीख देने वाला ये टॉपिक है, इसीलिए चैप्टर बड़ा अपने आप में खास है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन।
इसमें भी अपने आप एक प्यारे बच्चों प्रेरित धारा बनेगी। स्वप्रेरण की घटना क्या होगी? स्वप्रेरण की घटना क्या होगी? ध्यान से सुनेंगे। ये कोई क्वाइल है, क्वाइल मतलब समझते हो ना, क्वाइल मतलब समझते हो ना, क्वाइल, क्वाइल का मतलब क्या है हिंदी में? कुंडली है। कुंडली का मतलब क्या होता है? पृथक पृथक फेरे लपेटे गए हो, जम्मा जम्मा जाए 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 ऐसे, है ना। और एक लूप होता है, अगर एक पूरा सर्किल बना दिया तो लूप हो गया, उसी में कई सारे एक के ऊपर एक फेरे लपेटते चले जा रहे हैं, तो वो लूप की ही श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग फेरे आगे बढ़ाते जाएं तो वो कुंडली बनती है, क्वाइल बनती है, लूप भी बोल देते हैं। अगर इसका एक फेरा केवल लें तो हम उसे लूप के श्रेणी में भी रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें होगा क्या? स्वप्रेरण की घटना क्या होती है, बस उसे समझ लो, फिर आगे हम लोग जो रिवाइजन करना है उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहां से बैटरी जोड़ के हमने एक धारा प्रवाहित की। ध्यान से सुनना, ये है मुख्य धारा, ये है मेन धारा, मेन करंट, मुख्य धारा, जो हमने किसी सेल के द्वारा इस कुंडली में भेजी। लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहेगी, अगर धारा आई क्या हो? कांस्टेंट हो प्यारे विद्यार्थियों, कांस्टेंट हो, तो जो प्रेरित धारा होती है आई जो है, मैं फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस सेल से जब धारा प्रवाहित की जाएगी, कॉइल में जाएगी घूम करके, फिर वापस अपने मार्ग में लौट के सेल में चली जाएगी। लेकिन जब हमने सेल में धारा प्रवाहित की, अगर ये कांस्टेंट रहे, मतलब अगर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 2 ही एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो कॉइल में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है कुंडली के। क्यों? क्योंकि समान धारा हमेशा जारी। लेकिन आपको पता है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स में जो चेंज है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। फाई इज इक्वल टू बी ए, ए तो मान लो कांस्टेंट है, लूप का क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है। लेकिन आपको ये पता है कि जो बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, बोलो साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। अरे ये तो बायो-सैवर्ट नियम का सर एक छोटे से चालक की लंबाई के लिए, यहाँ तो लूप बन रहे हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी सूत्र याद करो। नहीं याद है तो खोपड़ी में थोड़ा सा टनकाओ, और बगल में थोड़ा बहुत कोई ईंट या पत्थर रखा हो तो खोपड़ी मान लो, तभी याद आएगा आप लोग को। याद तो करने वाले हो नहीं। आई अपान में आर क्या बोलो, ये पता है कि तो आप लोगों को ये सूत्र याद है एक लूप के लिए? बच्चों याद करो, एक लूप के लिए जिसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तब उस लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर। क्या सही लिखा? क्या ये मैंने सही लिखा? अब अगर ये बात मैंने सही लिखी है तो ये चुंबकीय क्षेत्र देखो किस पर निर्भर करता है? आई पर, धारा पर निर्भर करता है। मतलब लूप में जितनी धारा जाएगी, धारा का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा मतलब हर एक फ्लक्स, ये जो बंद लूप हैं, इनमें फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा। फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता जाएगा। इसकी खोज सबसे पहले हेनरी सर ने की। किसने की? स्वप्रेरण की खोज हेनरी सर ने की। और स्वप्रेरण है क्या? अब जवाब मिलने वाला है, वैज्ञानिक ये थे, है ना। वैसे तो हम लोग को पता है कि कुंडली में बंद लूप जो होते हैं, इनमें अगर हम चुंबक ले जाते हैं, चुंबक की गति कराते हैं, तब तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। लेकिन हेनरी सर ने एक और नियम बता दिया कि अगर हम बैटरी जोड़ करके ये जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये धारा ऐसी वैसी धारा ना हो, बल्कि परिवर्ती धारा हो। परिवर्ती धारा मतलब समझते हो? परिवर्ती धारा, धारा चेंज हो रही हो। ये परिवर्ती धारा को हम लोग ये भी बोलेंगे मुख्य धारा, मेन धारा, ठीक है, मेन करंट, मुख्य धारा। ये मुख्य धारा, परिवर्ती धारा इसलिए बोला जा रहा है, धारा में या तो धारा का मान बढ़ाते जाओ और या तो धारा का मान घटाते जाओ, दोनों ही कारण है। बढ़ाएंगे तो भी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं। अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स में नो चेंज, और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं तब तक धारा प्रेरित धारा नहीं बनती है, चीज बताई गई है। लेकिन अगर हम यहां पर धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि आई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फाई जो है, फ्लक्स जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब एरिया तो इनका मान लो सीमित है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है ना, इस वजह से फ्लक्स बढ़ता जाएगा। और जब फ्लक्स में लगातार चेंज आएगा, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, अब अगर ऐसे बढ़ता जा रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है मतलब जो फैराडे सर का नियम है वो बिल्कुल सही साबित होता है कि एक प्रेरित धारा बनेगी। और इसलिए प्यारे बच्चों, एक धारा तो जो मैंने प्रवाहित की वो प्रवाहित की, लेकिन इस कुंडली में अपने आप एक नई धारा का निर्माण हो जाता है जो इस धारा का विरोध करता है। अगर धारा का मान हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो ये जो प्रेरित धारा होती है प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो इसका विरोध करती है, इधर की ओर प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित धारा की दिशा किधर होती है? इस दिशा में। और अगर हम इसका धारा का मान, जो मुख्य धारा, इसका मान घटाते जाएं, धीरे धीरे घटाएं, तो ये जो प्रेरित धारा होती है फिर उस दिशा में बहेगी, उल्टी दिशा में प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। खैर, इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अपने आप एक धारा बनना, अपने आप धारा बना लेना, अपनी प्रवृत्तियों में चेंजेस करके क्या हो रहा है? परिवर्ती धारा, चेंज हो रही है धारा। अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हो तो चेंज फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स के फिनोमेना को अपनी लाइफ में अगर इन्वॉल्व कर लिए, उनको जोड़ लिया, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहां पे भी देखिए, ये कॉइल में जब सेम कांस्टेंट धारा प्रवाहित हो रही थी तो कोई फ्लक्स में नो चेंज। आप वही घिसी पट्टी रवैया में डेली जो जी रहे हो तो नो चेंज, कभी भी उन्नति नहीं होने वाली। कटु वचन है लेकिन कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने चेंज किया, धारा का मान बढ़ाए, बुरी आदतों को घटाए, है ना, बात को समझना, अच्छी आदतों को बढ़ा लो, धारा का मान बढ़ता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लगातार फ्लक्स में चेंज हुआ, मतलब आपके अंदर चेंज हुआ। और जब इसमें कुंडली में मतलब चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। प्रेरित धारा का मतलब प्यारे विद्यार्थियों आपके अंदर एक प्रेरणा जग रही, सेल्फ मोटिवेशन। किसी की जरूरत नहीं है, बस खुद के अंदर एक मोटिवेशन लेकर के आना है। मम्मी घर में खाना बना रही हैं तो मम्मी जी देखते हैं पसीना आ रहा है गर्मी के दिनों में, वहां कूलर पंखा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए भोजन तैयार कर रही है। हमारी बहन खाना बना रही है और बहन को भी सोचना चाहिए कि भाई बाहर गया काम करने के लिए,
सबके घर में ऐसा ही है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, किसी तरह जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा निचले मिडिल क्लास फैमिली, हम ये भी जानते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 1250 फीस देके किसी तरह से टारगेट बोर्ड के परिवार से जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। वो लोग किस तरह से पैसे को जरूरत समझते हैं, हम समझ सकते हैं, है ना। तो मतलब लेकिन कोई यहाँ तो अरबपति और करोड़पति खरबपति तो नहीं है, सबके पास संसाधन है जीविका चलाने के। लेकिन हम लोगों को अगर कुछ अच्छा करना है, अपने लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाना है, हम ये नहीं कहते बहुत पैसा ही कमा लो, लेकिन अपने आप का क्रेज थोड़ा सा अच्छा लाना है, तो उसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मैं हमेशा कहता हूँ शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, वही चीज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वप्रेरण हमको बहुत बड़ी सीख देता है। ये टॉपिक आज आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि स्वप्रेरण की घटना क्या है। स्वप्रेरण की घटना क्या है, धारा के मान में चेंज करो। किसमें, लेकिन क्वाइल में, कुंडली में। क्या फैराडे सर ने सीधे तार के लिए बताया? तो कभी नहीं। ये चीज हमेशा याद रखो, क्वाइल के लिए ही प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। क्वाइल या लूप बंद परिपथ होना चाहिए, क्योंकि बंद परिपथ होगा तभी फ्लक्स में चेंज होगा, तभी उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। ठीक है, समझ गए? रिपीट कर दूं एक बार, सिंपल से 2-4 लाइनों में बता दूं। ये क्वाइल है, क्वाइल से जिस भी स्रोत से हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर उस धारा का मान परिवर्ती हो, परिवर्ती का मतलब बढ़े या घटे, तो अपने आप इस क्वाइल में क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल क्वाइल में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्वाइल के ये प्यारे विद्यार्थियों सिरे हुए, और इन सिरों के बीच अगर फ्लक्स में परिवर्तन है तो फैराडे सर का नियम कभी गलत नहीं होगा। उनके द्वारा कह रहे हैं अगर फ्लक्स में परिवर्तन है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल -N/d∅/dt होगा। माइनस क्या बताता है, विरोध को बताता है कि जो प्रेरित धारा बनती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है, वो सदैव उस मुख्य स्रोत का विरोध करता है। अगर चुंबक आ रहा था पास में, फैराडे सर ने तो चुंबक वाला प्रयोग किया था। ये हेनरी सर का प्रयोग है। हेनरी सर कहते हैं भैया हम चुंबक नहीं ला रहे हैं, एक धारा हम ऐसे इसके भीतर बना रहे हैं कुंडली को। और वो बात बिल्कुल सत्य है, वो बात बिल्कुल सत्य होती है। प्रेरित धारा जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाए तो 1, 2, 10, 20 एम्पियर बढ़ता जाएगा, तो बताओ फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं? धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। और चुंबकीय फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो मतलब पहले जो फ्लक्स था वो बाद में इंक्रीज हो गया, तो अगर चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ∅2 - ∅1 तो निकल आएगा ना फ्लक्स में परिवर्तन। अर्थात फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल किस लिए प्रेरित होगा? क्योंकि एक प्रेरित धारा इसके अंदर स्वयं बन गई। यही है स्वप्रेरण, यही है स्वप्रेरण की घटना, स्वयं धारा। अब ये धारा अगर इस मुख्य धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा की दिशा उसी के बिल्कुल कह सकते हैं हेड टू हेड, मतलब मेन धारा की दिशा इधर और प्रेरित धारा की भी दिशा दोनों के सामने, आमने सामने प्रतिकर्षण के लिए। भैया आओगे तो टकरा के वापस चले जाओगे। मतलब हमेशा धारा के मान के बढ़ने का क्या करेगी ये धारा, प्रेरित धारा विरोध करेगी। लेकिन अगर वहीं इसका मान हम घटाते जा रहे हैं तब फिर प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी और प्रेरित धारा की दिशा इस डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब इस तरफ। क्योंकि आप कहेगी भैया धारा आओ, क्योंकि अगर इसका मान बढ़ाते जा रहे हैं ना, अगर इसी दिशा में प्रेरित धारा होगी तो उसको सपोर्ट करेगी, कहेगी और धारा का मान बढ़ता जाए, और धारा का मान बढ़ता जाए, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करेगी। लेंज के नियम भी तो लगेगा। बताओ अगर ये चीज समझ गए तो अब मैं चलूं कल का रिवीजन और डेरिवेशन के बारे में, क्योंकि ये स्वप्रेरण था, इसका टॉपिक हमें पढ़ना है। मजेदार था, थोड़ा सा मोटिवेशन इस टॉपिक में छिपा हुआ था, उसको मैंने निकाला, खोजा कि इसको तो भाई अपनी लाइफ से भी जोड़ के देखें। तो स्वप्रेरण जो है ना, ये जो स्वप्रेरण टॉपिक है ये अपने आप में बेहद खास है। अगर मैं इसे अपनी लाइफ से जोड़ के भी देखूं तो अपने आप में बहुत खास है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो आगे मैं बढ़ूं। बताओ सर फ्लक्स ग्रंथि क्या है? आप ऋषिकेश जी कल नहीं जुड़े थे क्लास में? हाँ बताया था फ्लक्स, कल नहीं परसों, जब फैराडे का नियम बता रहे थे। देखो रेगुलर क्लास में जुड़ना पड़ेगा विद्यार्थियों। देखो आप सभी को ये बात समझना पड़ेगा, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n∅ होती है। n का मतलब जितने फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स मतलब फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं वो कैपिटल N, और प्रत्येक का फ्लक्स ∅ है तो n∅ गुणा कर देंगे तो ये टोटल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। इसे क्या बोलते हैं बाबू? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। यहां पर कहां पर लिख दें बाबू? यहां पर लिख दें n∅ जो होता है वो होता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या है इसका मात्रक जो होता है वो होता है वेबर टर्न। वेबर टर्न इसका मात्रक होता है, याद रखेंगे? यस सर, यस सर। हाँ लव यू गुरुजी। बताइए ये बात समझ में आया? और अगर समझ में आया तो क्या मोटिवेशन कुछ फील कर रहे हो कि सर मेरे भी अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, मैं भी कुछ लाइफ में करना चाहता हूं? अगर ऐसा है तो यस सर केवल जवाब लिख के भेजें तो मुझे अच्छा लगेगा। आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा रहा हूं आपको, और ये टॉपिक हम लोग कल इसको सॉल्व किए थे। ये सर सब दिन जुड़े थे, ये पता होता क्या? अरे होता क्या है तो मैंने तो उस दिन भी यही बात बताई थी। ये होता क्या है? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या मतलब टोटल फ्लक्स। ये क्या है? n∅ क्या है? ∅ नेट टोटल फ्लक्स। लेकिन इस टोटल फ्लक्स को ही नाम दिया गया यहां पर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथि नाम दिया गया, जिसका मात्रक दिया गया वेबर टर्न। ठीक है, अब हर टॉपिक में क्या होता है अलग अलग नाम भी दे दिया जा सकता है। देखो यहां पर विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से लिख रहे हैं, जबकि हम लोगों ने करंट स्थिर वैद्युतिकी में किससे पढ़े थे? कैपिटल ई से पढ़े थे। बात समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा।
हाँ चलो, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस चैप्टर को कल इस टॉपिक को पढ़े थे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ इसको रिपीट करना चाहूंगा। समय अभी हमारे पास बहुत सारा है, समय ही समय है सर, अगर मन में ठान लो ना। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, है ना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, मगर आप जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में मैंने आप सभी को बताया था कि इसको सीखना बहुत आसान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये एक समान मैग्नेटिक फ्लक्स फैला हुआ है। इसको विजुअलाइज करो, अपने सामने फिगर बना के एकदम खोल लो 3D डायग्राम में। अच्छा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ओहो। उसी चीज को जब फील करोगे ना तो देखना आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी बताना होगा ना। पढ़ो ऐसा पढ़ा सको, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। हम आपको यहीं पर बोर्ड में घिसते रहे मारकर, और आप तो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब क्या है, लो है, क्योंकि मैं इसी में बिजी हूं। समझाने के लिए मुझे वो तरीका नहीं मिल पा रहा है। जबकि पहले से अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। और अगर आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आप करना, यही विजुअलाइज करके, चीजों को फील करके, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, अप होगा। जब अप होगा तो आप जो पढ़ रहे हो वही किसी को पढ़ा सकते हो, वही किसी को बता सकते हो। चलो अच्छा सर, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वेक्टर बी कह ले, एक समान फैला हुआ है। यहां पर ये कोई चालक ले आए हम, ठीक है, चालक ले आए जिसकी लंबाई क्या है। तो मेरे भोले भाले विद्यार्थियों, आप लोग बताओगे इसकी लंबाई क्या मैंने मानी थी, स्मॉल एल मानी थी। ये बी चुंबकीय क्षेत्र में ये वी वेग से दौड़ाया जाता है, लेकिन एक शर्त भी मैंने बताई थी कि तीनों आपस में लंबवत होने चाहिए। यहां पर यहां 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 क्या, चालक की लंबाई वेक्टर एल कामा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा वेक्टर बी क्या है, इस चालक का वेग है। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्रॉस के सिंबल क्या बताते हैं, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। पूरी उंगलियां बोर्ड तोड़ के मैं उंगली नहीं घुसा सकता, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को पढ़ाऊंगा किसमें। ये उंगलियां अगर भीतर की ओर जाने मतलब चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, चालक लंबवत। ये देखो इधर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है सब जगह। ये चालक लंबा, वी वेग इधर, देखो वी के भी लंबवत है, वी इधर है ना, इसके भी लंबवत है चालक। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसके भी लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, इसके भी लंबवत है। अर्थात ये जो एल है, वी है और बी है, तीनों क्या है आपस में, यहां एल बी तथा वी तीनों परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। Here L vector, V vector and V vector are mutually perpendicular। ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे से परस्पर लंबवत हैं। हमने बहुत अच्छे से डेरिवेशन किया था कि सर जैसे इसको चलाते हैं एक जादू हुआ, एक चमत्कार हुआ अपने आप। क्या चमत्कार, अपने आप नहीं हुआ, ये फिजिक्स के फिनोमिना से हुआ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हुआ, और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, सारी थ्योरी, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाने हैं। क्यों परेशान होते हो, प्रैक्टिस का सब मामला है, वो सारी चीज प्रैक्टिस का खेल है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का खेल नहीं, इसको पहले पढ़ने का सीखने का खेल है। जब सीख गए तो फिर प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन में, और वो मैं कराऊंगा। समय आने दीजिए, 6वें चैप्टर में चल रहे हैं हम लोग, और जल्दी से सितंबर अक्टूबर के आसपास मुझे सिलेबस को खत्म करना है, और उसके बाद इन्हीं जो कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी साथ निभाना, साथिया वाला काम करना होगा, है ना। आ जाओ। अच्छा मैं बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों यहां पर इस बात की कि अगर इसे वी वेग से दौड़ाया, ये लंबाई का चालक था, चुंबकीय क्षेत्र में जब दौड़ाया तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पे लगा चुंबकीय बल। लेकिन चुंबकीय बल कैसे, दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। प्रथम तीन उंगलियां तीनों परस्पर क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। और लंबवत अगर हैं तो यहां पर क्या, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, दूसरी उंगली मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश के वेग, वो भी धनावेश। सर यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ऋणावेशित होता है, और ऋणावेश के लिए तो नहीं होता है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो या दाएं हाथ के हथेली का नियम हो, धनावेश के चलने की दिशा के लिए बताया जाता है। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए उसका उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहां पे धनावेश भी तो बन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जहां से खत्म हो जाते हैं वहां धनावेश बन जाता है अपने आप में। हुआ ये कि जैसे ही हमने यहां पर बताया कि चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, चालक वेग इधर, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भी देखें अगर वेग, तो इधर ही तो है साथ में, इसलिए धनावेशों पर बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, मतलब इलेक्ट्रॉनों पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉनों पर बल कितना लगेगा, नीचे की ओर। हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगा तो सारे इलेक्ट्रॉन भागे, जो यहां इलेक्ट्रॉन थे ना, कहे भैया भाग के चलो, और यहां पर आकर के इकट्ठे हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, नीचे, अर्थात ऊपर हिस्से में क्या बचा। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का जवाब होगा कि सर ऊपरी हिस्से में संपूर्ण धनावेश अब स्थापित हो गया। और जब ऊपरी हिस्से में सारा धनावेश बन जाए, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे चले आए, अब कोई ना बचे, तो यहां पर एक बैटरी बन गई। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला ये निगेटिव, नीचे वाला सिरा निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव बन जाता है। ये एक सेल की भांति कार्य करता है। सर आपका तो जादू देखने लायक था, सर आपकी ये चमत्कारिक फिजिक्स पढ़ने वाली थी, मजा आ गया सर। हमने बस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ा दिया भर, और ये सेल बन गया, बैटरी बन गई। और क्या चाहिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है, प्लस ये माइनस। अब इनके बीच में क्या लगने लगा, स्थिर वैद्युत बल लगने लगा। कौन सा स्थिर वैद्युत बल, F Q मतलब आवेश, वही जितना भी धनावेश है, जितना भी ऋणावेश है, वो सारा आवेश QE है। लेकिन यही आवेशों पर बल, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगाने पर ही तो ये सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले आए। चुंबकीय बल को मैं मैग्नेटिक फोर्स को FM लिख रहा हूं, और FM QV sin थीटा, V और B दोनों परपेंडिकुलर, V and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं भाई, v इधर v इधर v इधर v इधर v इधर v इधर, दोनों ही परपेंडिकुलर, v q v b sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यही इसलिए sin 90 की वैल्यू 1 आ गई, तो f m इक्वल टू q v b। मैंने कहा था जब पूरे इलेक्ट्रॉन इधर नीचे चले आएंगे, पूरा धनावेश ऊपर स्थापित हो जाएगा, तो इसका मतलब है अब चुंबकीय बल इनमें कार्य करने का कार्य जो कर रहा है उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब स्थिर वैद्युत बल संपूर्ण ऋणावेश आ गया, तो स्थिर वैद्युत बल अब चुंबकीय बल के बराबर हो चुका है। तो वो स्थिति कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों संतुलन की अवस्था। क्या कहलाती है? संतुलन की अवस्था कहलाती है, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में क्या समीकरण, ये एक समीकरण, दो समीकरण, एक व दो से देखो कल का डेरिवेशन ही अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी डेरिवेशन है ना। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा हूं आज केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट समझा रहा हूं, लेकिन भाषा सारी आपको कल लिखा दी गई थी, तो रिवाइज हो जाएगा। यस सर, सीखेंगे एक चीज, लेकिन मन और लगन से सीखेंगे। यहां पर मैंने बताया कि साम्य अवस्था में कब, जब इलेक्ट्रॉन सारा इस निचले सिरे में आ जाए, धनावेश सारा ऊपरी सिरे पे बन गया, अब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सारा जो कहा उसकी जान ले लोगे क्या, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो नीचे आ गए, नीचे ऋणावेश बना लिया। कैसे? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लग रहा था। तो अब जब ना परिवर्तन हो, अब ऋणावेश नहीं आ रहे हैं, अर्थात एक इनके बीच में, इन दोनों के बीच, उस स्थिर वैद्युत बल की दिशा किधर होगी बोलो? किधर? नीचे की ओर, क्योंकि धनावेश से ऋणावेश की ओर ही Fe वैद्युत बल की दिशा होती है। ठीक है, तो ये सारा जो बल था, जो वैद्युत बल जो था, वो चुंबकीय बल के बराबर होगा। कर लेते हैं हल। तो यहां पर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या, यहां पर पहला समीकरण क्या है, QE इक्वल टू इसके RHS के बराबर QVB। ठीक है, क्यू ने क्यू को मारा, ये E बराबर VB, E बराबर VB। मैं मान ले रहा हूं ये जो चालक छड़ है ना, ये जो चालक छड़ थी, इसका ये सिरा है P, ये सिरा है Q, P सिरा Q सिरा। कल मैंने JK माना था, देखो इसीलिए कॉन्सेप्ट कोई भी हो हमें भी नहीं याद, भाई आप याद आ गया कि JK मैंने माना था। वैसे PQ मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मानो, काका मान लो। तो PQ सिरे, अब ये तो सेल बन गया ना, तो सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है, और वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, अगर विभवांतर के पदों में कहें, डेल्टा V बटे L, या कह लो V बटे L। अरे सर घबराओ नहीं, मैं V बटे L भी, क्योंकि विभवांतर का मान यही होता है, V बटे L से, V बटे L से L क्या, इस चालक की लंबाई, इन्हीं दोनों के बीच तो विभवांतर निकालना है, तो ये निकल के आता है प्यारे बच्चों। यहां पर रखेंगे ये जो V, E की जगह पर V अपान में L जब रख देंगे तो हो जाएगा क्या, यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करूंगा। क्या भाई हो जाएगा, E की जगह पर V अपान में L इक्वल टू BV, ये VB लिखो या BV लिखो, L उधर चला जाएगा तो V इक्वल टू BVL। प्यारे बच्चों ये आया है पोटेंशियल डिफरेंस है, वैसे विभवांतर का मतलब, ये विभव का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। कहां का पोटेंशियल डिफरेंस? तो इन दोनों सिरों के बीच जो अब स्थापित हो गया, यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव, अर्थात हम कह सकते हैं इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VP माइनस VQ, VP माइनस VQ बराबर वेक्टर BVL, यही हो गया। अच्छा, जो विभवांतर है, अगर उस संपूर्ण कहीं धारा प्रवाहित ना हो, बंद परिपथ ना बनाया जाए, तो उसका विभवांतर ही विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो ये भी कह सकते हैं स्मॉल E बराबर BVL। या फिर यहां पर भी आप डायरेक्ट V की जगह स्मॉल E लिख सकते थे, विद्युत वाहक बल, कोई दिक्कत नहीं सर, कहेंगे कल आपने यहां V की जगह स्मॉल E लिख दिया था। कॉन्सेप्ट को भाई आगे हमने बाद में लिख दिया है, देखो यहां पर वही चीज, घबराया ना करो। हाँ समझ में आया? एक लोग लिख रहे हैं सर इसमें पूरा टाइम इसमें ही चला जाएगा, आपको आता है तो आप जा सकते हैं। देखो भाई हम बिल्कुल साफ बात ये वाली बात कहेंगे, आपको अगर आ रहा है तो आप चले जा सकते हैं। अब आपको सेकंड मेथड बताते हैं, हम तो आज पूरा यही बताएंगे, आप बताओ भाई। हाँ यही बताएंगे। अब इसका देखो सेकंड मेथड जो एनसीईआरटी में है, लेकिन उसकी मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ये तो मैंने आपको कल बताया था प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट मेथड देखो, कोई चीज सिखा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करें भाई, है ना, जिसको नहीं अच्छा लगता है फिर, और मैक्सिमम बच्चों को तो हमें सिखाना है। ये फर्स्ट मेथड था, ये बड़ा आसान था, लेकिन वहीं पर सेकंड मेथड जो कि आपकी एनसीईआरटी में है, तो आओ विद्यार्थियों, आओ मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपको सेकंड मेथड कराता हूं। सर लाजवाब, हम तो सीखेंगे, हमारी चाहत है सीखना सर, हमारा मन यही हमेशा कहता है कि हम सीखें, कुछ सीखें, है ना, पढ़ो ऐसा, सीखो ऐसा जिसे सिखा सको, है ना, समझो। आओ चलो, सेकंड मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये जो है एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फैराडे के नियम से लगाते हैं। किसके नियम से? फैराडे के नियम का प्रयोग करके, फैराडे के नियम को प्रयोग करके, देखो विद्यार्थियों घबराना नहीं, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज का प्रॉमिस करना चाहूंगा कि आप सभी लोग के इसमें जो लैंग्वेज छोटी मोटी टूटी फूटी हो वो बाद में अपने मन से लिख लेना। फिलहाल मैं इसका सिर्फ डेरिवेशन करूंगा, फिगर बनाऊंगा और डेरिवेशन करूंगा। क्यों? पहली बात तो देखो कॉन्सेप्ट समझाना होता है, मैंने यहां देखो ये कॉन्सेप्ट समझाया। वैसे तो जरूरत यही है कि टीचर को इतना ही पढ़ाना चाहिए, है ना, लेकिन अगर ऑफलाइन होता तो मैं आपकी कॉपी चेक कर पाता, मैं आपको सुधरवा पाता, यहाँ ये लिखो, यहाँ ये लिखो। वैसे ऑनलाइन में भी सारी सुविधा है, मैं आपको सारे नोट्स भेजूंगा तो आप नोट्स में देख लेना भैया यहाँ पर गलत है, लाओ इसको बना ले, है ना, बिल्कुल है, बात है कि नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर अगर लैंग्वेज में लिख के समझाता हूं, जैसे कल मैंने इसकी पूरी लैंग्वेज लिखी थी, लेकिन मेन डेरिवेशन जो था, जो आज मैं बोलता गया, इतना छोटा सा मैं समाप्त हो गया। कल 3 पेज लग गए, मतलब 3 स्लाइड मुझे लग गए इसको समझाने में। वही काम यहां पर इसका, क्योंकि ये एक सेकंड मेथड बस बताने के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है, आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए है, आपको इस टॉपिक से संबंधित नॉलेज के लिए है, क्योंकि सेकंड मेथड बताता नहीं है कोई, बहुत कम, रेयर केस में।
तो मैं आपको जैसे ये बता रहा हूं तो एक रियल केस के अकॉर्डिंग ही, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको सिखाऊं। आइए समझाते हैं कि फैराडे सर ने किस प्रकार से फैराडे का नियम प्रयोग करके इसी संबंध को कैसे प्रूव करना। ये कहते हैं कि ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इसी तरह ही माने हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक समान प्यारे विद्यार्थियों चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे ना सर, कंजूसी किस बात की है क्या? आप मार्कर है क्या? इंक खत्म हुई क्या? इन्होंने कहा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन? फैराडे सर ने, वेक्टर बी है, ठीक है। इसमें एक चालक है, एक चालक है, ये चालक है जिसकी लंबाई प्यारे विद्यार्थियों कितनी है? स्मॉल एल है। ये चालक की लंबाई कितनी प्यारे विद्यार्थियों? स्मॉल एल है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसे v वेग से चलाया जा रहा है। इसे कितने वेग से चलाया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों? v वेग से चलाया जा रहा है। ये कह रहे हैं b है, v है, l आ गया। अब समझो क्या इन्होंने क्या किया? कौन? फैराडे सर। लेकिन फैराडे सर का नियम फ्लक्स से संबंधित होगा, तो फ्लक्स वाला आएगी गणना। यहां पर बताओ फ्लक्स की गणना कहीं आई थी? नहीं आई थी। लेकिन फैराडे सर के नियम में फ्लक्स की गणना आएगी। चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन। आइए समझाते हैं, देखो कितना आसान है। इन्होंने कहा, फैराडे सर ने कहा कि ये जो चालक है ना, चालक छड़ की लंबाई को जो हम विवेक से चला रहे हैं, ये हम इधर उधर नहीं चलाएंगे, हवा में नहीं चलाएंगे, हम इसके लिए रेल की पटरी बनाएंगे। इन्होंने क्या कहा? हम एक रेल की पटरी बनाएंगे। अरे सर आप भी गजब करते हो, ऐसा तो नहीं कहा है कॉपी में सर, ऐसा तो नहीं लिखा है किताब में, एनसीईआरटी में नहीं बाबू, लेकिन हम पढ़ाने के लिए आपको समझा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए समझा रहे हैं कि फैराडे सर ने कहा कि हम, है ना, फैराडे सर ने कहा, गजब कर दिए सर आप तो। फैराडे सर ने काल्पनिक रेल की पटरी मानी। क्या? काल्पनिक रेल की, ये थोड़ा सा मजाक है यहाँ पर, रेल की पटरी, ठीक है, रेल की पटरी जैसा लिख सकते हो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। रेल की पटरी, काल्पनिक, फैराडे सर ने काल्पनिक रेल की पटरी पर चालक को v वेग से चलाया, लेकिन बहुत दूरी नहीं चलाया, बहुत पहले छोटा सा विस्थापन करके देखें, फिर बाद में देखेंगे कितना होता है। तो इन्होंने एकदम छोटू सा थोड़ी दूरी चला करके रोक दिया। थोड़ी दूरी चला करके इन्होंने इसी चालक को ले गए, थोड़ी दूरी चला करके इन्होंने क्या कर दिया? चालक को रोक दिया। यही चालक वहां ले गए, कितनी दूरी ले गए सर? तो dx दूरी ले गए। कितनी दूरी ले गए? dx दूरी। इसी चालक को v वेग से dt टाइम में, dt समय में, थोड़े से समय में, dt समय में dx दूरी चलाया। कितनी दूरी चलाया? dx दूरी चलाया। ध्यान से सुनना, फैराडे सर कहते हैं कि मैं चालक को ऐसे नहीं दौड़ा दे रहा हूं हवा में, मैंने उसके लिए पटरी बनाई। रेल मंत्री है भैया फैराडे सर। क्या है? फैराडे सर क्या है? ये रेल मंत्री बन गए। इसमें क्या है? रेल मंत्री। मजा आएगा पढ़ने में। रेल मंत्री बन गए और इन्होंने कहा मैं चालक को ऐसे वैसे नहीं दौड़ाऊंगा, मैं भी साइंटिस्ट हूं और मैं अपने प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग पथ का निर्माण कर दूंगा, रेल की पटरी, उस पर चालक को चलाऊंगा। क्या बात करते हो? सरकार हमारी है और हम रेल की पटरी का निर्माण करेंगे। और इसे चलाया, और जब चलाया प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझेंगे, मैं बोलने क्या वाला हूं, एक एक बात पर गौर करेंगे। देखो अभी तक ये एक लूप, इससे जुड़ा हुआ ये तार है, इसमें भी प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी अपना लूप में। अब इससे बद्ध एक जो टोटल फ्लक्स है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पहले फ्लक्स था अब बदल गया कि नहीं भाई? पहले इतना फ्लक्स था, आगे बढ़ करके इतना बढ़ गया। कितना फ्लक्स बढ़ गया? ये इतने एरिया का फ्लक्स बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया ना। तो चालक के सिरों पर जैसे दौड़ाया तो इसमें भी वही काम हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आया। क्या हुआ विद्यार्थियों? पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे। ये बन गया नेगेटिव पॉइंट, ये बन गया पॉजिटिव पॉइंट। ये भी काम हुआ और इसी वजह से इसमें धारा प्रवाहित हुई, प्रेरित धारा बनी, तो फ्लक्स में चेंज हुआ भैया। फ्लक्स में चेंज होने का मतलब है ये जो पहले फ्लक्स था अब बढ़ करके ये टोटल हो गया, लेकिन हमें केवल फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितने? इतने चीजों का आएगा, डेल्टा फाई। अब वैसे डेल्टा फाई ना लिख करके, क्योंकि ये छोटू सा आगे बढ़ाया है, तो इसे हम लोग डी फाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी फाई। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोई फेरे वेरे तो है नहीं। क्या है? फेरे वेरे हैं, शादी ब्याह थोड़ी हो रहा है सर जो फेरे हैं। हाँ, कोई फेरे नहीं, एक ही चालक है और इसी चालक को आगे बढ़ाया है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से ये कहते हैं कि E बराबर माइनस डी फाई अपान में dt, माइनस डी फाई अपान में dt। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जो ये फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स माइनस, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? केवल ये बताता है कि जो प्रेरित धारा होगी उसका विरोध करती है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? d अपान में dt, ठीक है। ये ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह विरोध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विरोध दर्शाता है। इसलिए मैं यहां पर इसको ज्यादा देर नहीं लिख रहा हूं, बस अब आगे हटा दूंगा, ठीक है। आगे हटा दे रहा हूं, अर्थात E इक्वल टू डी फाई की जगह पर बताओ फाई बराबर होता है BA, तो BA अपान में dt। BA cos थीटा, थीटा कितना होता है? देखो भाई यहां पर लिख रहा हूं D अपान में dt, BA cos थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा B और A के बीच में नहीं, B और A के बीच में, हाँ B और A के बीच में जो थीटा है, देखो ये लूप बनेगा, ध्यान सुनना, ये लूप बना, इस लूप, ये जो लूप बन रहा है इसका तल का जो अभिलंबवत
क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा ये उधर की ओर ही है, जिस ओर ध्यान सुनना, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र है उसी ओर है। और या तो फिर अपोजिट हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो तल का क्षेत्रफल इधर या तो तल का क्षेत्रफल इधर, लेकिन जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हम उसी दिशा का क्षेत्रफल सदिश ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल सदिश BA अगर अपोजिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 180 बनेगा, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 अपने आप हट जाता है। इसका मतलब है कि विरोध फिर धारा जो प्रेरित धारा है ना उसका मान है घटेगा, आकर्षित कर रही प्रतिकर्षित कर रही धारा, इसका फर्क आता है, बस कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल सदिश अगर इधर हो गया तो ध्यान से सुनो, तो BA cos 0 की वैल्यू 1। यहां पर देखो B कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ा ना, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा घटा तो नहीं। यहां पर हमने इस लूप को थोड़ा सा चालक को जब आगे बढ़ाया, विवेक से हमने दौड़ाया इसको, ये यहां पहुंच गया, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका क्षेत्रफल बढ़ा है, अर्थात ये जो परिवर्तनशील है यहां पर वो क्या है, तो B को बाहर निकाल लो। अगर समय के साथ कोई बदल रहा है d/dt, तो समय के साथ क्या बदल रहा है, A क्षेत्रफल बदल रहा है, dA/dt होगा। तो विद्युत वाहक बल E बराबर B। अब देखो A क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल A बराबर बताओ क्या होगा। अगर मैं इस जितने में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स का परिवर्तन जो लूप का उसका अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल बताओ एरिया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L गुणे चौड़ाई dx। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर dA की जगह पर लिखेंगे क्या, d और ब्रैकेट में L इंटू dx, अपान में समय कितना है dt, छोटे समय अंतराल के लिए ना। विस्थापन कितना किया हमने, dx विस्थापन कितना किया, dx विस्थापन किया। लंबाई क्या मैंने बदली, लंबाई L ही है, वहां चला गया, यहां भी लंबाई कितनी है, L ही है, लंबाई नहीं बदली चालक की, इसलिए यहां भी L कांस्टेंट होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये बनेगा E बराबर B, और L को बाहर निकाल लो, D के बाहर, तो BL इंटू का क्या, ये dx केवल बचेगा, ठीक है, dx यहां पर dA, अच्छा सॉरी मैंने d 2 बार लिख दिया, देखो b लिखा है और dA मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू क्या होगी, L इंटू dx। ये पूरे का क्षेत्रफल नहीं है, ये जितना आगे बढ़ा उसका क्षेत्रफल है, dA की वैल्यू, तो dA की वैल्यू हो जाएगी L इंटू dx, और अपान में dt है ही, dx अपान में dt। अब बताओ dx अपान में dt विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग ही तो कहते हैं, तो क्या आ जाएगा E बराबर B, ये dx अपान में dt V बनेगा, L ऑलरेडी है BVL। अरे गुरुजी आपने तो चमत्कार पे चमत्कार कर दिए, है ना, चमत्कार पे चमत्कार कर दिया। 3 इडियट वाली पिक्चर तो नहीं देखे हो, बताओ सर। हाँ काल्पनिक मानना पड़ेगा, काल्पनिक पटरी पर कैसे चलाएंगे, काल्पनिक मानना पड़ेगा, काल्पनिक मान करके ही फैराडे सर ने कहा। एक लोग लिख रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया है, अरे इतना आसान है फिर भी नहीं समझ में आया। फैराडे सर ने क्या कहा, भैया हम इसको काल्पनिक पटरी पर चलाएंगे, ध्यान से सुनो। तो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है E d∅/dt होता है, सूत्र होता है, लेकिन यहां पर फ्लक्स में कितना परिवर्तन, फ्लक्स केवल परिवर्तन वाला निकालो, तो पहले इतना था बाद में इतना हो गया। अब इतने में इतना घटाओगे तो इतना ही तो फ्लक्स का परिवर्तन आएगा, इतने वाले लूप का, कितनी बार बताओ, इतने वाले ही लूप का तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। यस सर। तो हम फाई BA cos थीटा, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, BA cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, cos 0 1, केवल फाई इक्वल टू BA लिख दिया। देखो d/dt फाई की जगह पर BA लिखा, B क्या बदला गया पूरी प्रक्रिया में, क्या B बदला गया जो चुंबकीय क्षेत्र, नहीं सर, तो B कांस्टेंट है, अर्थात समय के साथ B नहीं बदल रहा है, क्षेत्रफल बदल रहा है, तो अर्थात dA/dt लिखा गया। ये dA क्या है, dA इस जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उतने छोटे से भाग का क्षेत्रफल dA। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो dx, dA की जगह पर LdX लिखे, dt अपान में लिख दिया। अब ये जो सूत्र होता है dx अपान में dt, ये तो वेग है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यही तो वेग से दौड़ाएगा, इतना ही तो वेग से हम इतनी तो कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, दौड़ा इतने वेग से, तो वेग की वैल्यू निकलेगी कैसे, जितना विस्थापन हुआ जितने समय में हुआ, तो dx अपान में dt वेग की वैल्यू आ जाएगी BVL। क्लियर, BVL। कुछ लोग लिख रहे हैं सर कल वाला बिल्कुल ठीक था, तो कल वाला तो मैं कहता रहा हूं कि आप इस डेरिवेशन को कर लीजिएगा, बड़ा आसान है, QE ये बहुत आसान है। लेकिन अब मेरे सामने तो हर प्रकार के विद्यार्थी हैं, यहाँ पर टॉपर भी बैठे हैं, यहाँ 60% वाला भी है, यहाँ 80% वाला भी है, यहाँ 95% वाले भी हैं, तो हम तो सबको सिखाते हुए चलेंगे। जिन बच्चों को समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आए उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके बेसिक्स कमजोर हो। बाकी इतने आसानी से जितने शब्द मैं ढूंढ के खोज के आपके लिए लाता हूं, कि इस वे में अगर हम बताएंगे, इस तरह से हम बताएंगे, तो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए ऑफलाइन मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। वैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन के जैसे, मतलब ऑनलाइन को ऑफलाइन के जैसे ही पढ़ा जा सकता है, बस आप अपने टाइम से पंक्चुअल हैं, क्योंकि हम आपको पनिश नहीं कर सकते यहाँ से बैठे बैठे, उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, जैसे आप बताए ना सेल्फ इंडक्शन आज के लिए, वही हो गया डेरिवेशन। प्यारे विद्यार्थियों चलो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। मैक्सिमम बच्चे भाई कमेंट यस सर लिख रहे हैं, सर मजा आ गया सेकंड मेथड में, देखिए यही चीज है, बहुत बच्चे कमेंट लिख रहे हैं। कोमल सिंह ने ये चीज लिखी है ना, सेकंड मेथड अच्छा है सर, यस सर। विक्रांत कुमार, सोनू कुमार, वेरी गुड, सही, ठीक है। और अच्छा देखो, जिनको सेकंड मेथड समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जिनको फर्स्ट मेथड समझ आया फर्स्ट मेथड याद रखना, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की घूर्णन गति के कारण सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब क्योंकि हम लोग प्यारे बच्चों, हम लोग ये जो दोनों ये डेरिवेशन सीखे, ये तो चैप्टर का नाम ही है, हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं गतिमान
गतिमान विद्युत वाहक बल। कैसा? गतिमान विद्युत वाहक बल। मतलब जहां पर विद्युत वाहक बल मतलब मोशनल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक मोशनल ईएमएफ, शॉर्ट में ही लिख देना मोशनल ईएमएफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वजह से हम लोग जहां जितनी भी गतिया के प्रकार से हम लोग इसको सीख रहे हैं, एक तो मैंने चालक को ऐसे दौड़ाया, अब चालक का एक सिरा पकड़ के ऐसे घुमा दो, एक सिरा पकड़े रहो और इसको गोल गोल घुमा दो, एक सिरा पकड़े रहो, इसको गोल गोल घुमा दो, एक सिरा पकड़े रहो, गोल गोल घुमा दो। लेकिन एक सिरा जो दूसरा सिरा जो पकड़े हुए वो हिलना नहीं चाहिए, बाकी पूरा सिरा ऐसे घूमना चाहिए। जैसे झूला है तो, लेकिन वो झूला तो गोल गोल घूम रहा है, पूरा परिपथ बना जा रहा है। परिपथ नहीं, चालक को ऐसे, खड़ी छड़ को ऐसे घुमाना है, ऐसे वो हो जाएगी प्यारे बच्चों क्या? घूर्णन गति। ये आज डेरिवेशन करना है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक की घूर्णन गति के कारण सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो घूर्णन गति में भी तो बनेगा विद्युत वाहक बल, बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसमें कितना बनेगा उसे समझना बड़ी अच्छी बात होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे, समझाना मेरा काम है ना, समझाना तो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, जो उस निराकार ईश्वर ने मुझे सौंपी है कि भैया आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, इस दुनिया में आए हो, आपको छोटा मोटा हम काम सौंप रहे हैं। वो काम ये है कि कुछ हजार बच्चे हैं और उन बच्चों को आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप लाखों बना लीजिए, करोड़ों बच्चे आपसे पढ़ें, लाखों बच्चे पढ़े, वो आप अपनी योग्यता के आधार पर बढ़ाते जाइए। बच्चे पसंद करेंगे, बच्चे आपको और बच्चों से बताएंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो आप अपनी योग्यता से उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये काम दे रहा हूँ कि कुछ 100 बच्चे, 1000 बच्चे हैं और इनको समझाने का पूरा प्रयास कीजिए। उसी लगन में मैं भी कार्य कर रहा हूँ, उसी कर्म क्षेत्र में, और मैं प्रगति की आस में निरंतर प्रयास में हूं। खैर प्यारे विद्यार्थियों, इसी में हम लोगों को क्या समझना है कि अब हम चालक को घूर्णनगत कराएंगे। अरे भाई कुछ नहीं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब चालक को क्या कराया जा रहा है? घूर्णनगति। ये चालक है, चालक है, हाँ सर चालक ही है, ठीक है। ये एल लंबाई का है, ये एल लंबाई का चालक है, ध्यान सुनेंगे, एल लंबाई का चालक है। वेरी गुड सर, कोई बात नहीं। इसके इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और इसको ऐसे घुमा दिया, इसको कोणीय वेग ओमेगा से घुमा दिया। ये क्या है? कोणीय वेग ओमेगा है। अरे सर इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? तो बोलेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र भी भीतर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर? भीतर की ओर। कोणीय वेग किधर होता है? इसका जो रेखीय वेग होगा, अब ध्यान से सुनो, हमारे पास सूत्र कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? ओहो ये तो बड़ा टिपिकल हो गया सर, कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट सब लोगों ने मिल करके, फिजिक्स मतलब समझते हो, भौतिक शास्त्री, बहुत सारे लोग आप जैसे ही है ना, कुछ लोगों को पता है भाई ऐसे कर देंगे तो हो जाए, कुछ लोगों को नहीं पता तो सीखने के लिए बैठे हुए, बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा भाई हमारे पास ये वाला सूत्र है E बराबर BVL, लेकिन ये किसी एल लंबाई के चालक के लिए सीधे सीधे दौड़ा रहे हो तब है, हम चालक को ऐसे दौड़ा रहे हो तब इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। और ये यहाँ पर मैं घूर्णन गति करा रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट को फिक्स करके ऐसे घुमाना है, एक पॉइंट को फिक्स करके ऐसे घुमाना है। तो एक लोगों ने दिमाग दिया, एक साइंटिस्ट उसमें से बोले कि भाई ये जो पूरी चालक छड़ है ना ये ऐसे घूम रही है, मतलब अगर एक छोटा सा भी पार्ट लें, एक छोटू सा पार्ट, ये इतना, ये छोटू सा पार्ट मैं क्या मान रहा हूं? dx। छोटू सा पार्ट क्या मान रहा हूं? dx। ये छोटू सा पार्ट अगर इसका वेग देखें, इसके सामने बिल्कुल सीधे रेखीय वेग होगा, v होगा कि नहीं? इसके सामने ये dx वाला पार्ट है जो अपना बिल्कुल v, इसका छोटा सा पार्ट आगे भी, वो भी v से, आगे वाला पार्ट वो भी v से, लेकिन सबके रेखीय वेग का मान अलग अलग होता है। हर एक छोटे खंड का जो वेग होगा ना वो अलग अलग होगा दूरी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहां से प्यारे बच्चों, यहां से ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट O है, मान लो केंद्र है, यहीं से घुमाना है। यहां से प्यारे विद्यार्थियों क्या, यहां से x दूरी पर ये dx पॉइंट काटा गया है। अब ध्यान से सुनो, आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है v इक्वल टू होता है, v इक्वल टू प्यारे विद्यार्थियों होता है, v इक्वल टू होता है यहां r ओमेगा, यहां पर x दूरी पर ये dx पॉइंट लिया है तो x ओमेगा सभी के लिए सेम, पूरी चालक छड़ के लिए कोणीय वेग वही रहता है, कोणीय वेग ओमेगा ही रहेगा, x ओमेगा। ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट ये समझने में बुक में बहुत कठिनाई होती है, और मैंने देखा है कि भाई प्लेटफॉर्म पर भी कई जगह समझाने में जोर नहीं दिया जाता, बट मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं आपको एक एक चीज सिखाना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट ईयर भी आपने मिस किया है तो समझ लो, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध निकालते हैं। जब हम कोणीय वेग कहां आता है तो घूर्णन गति में भी आता है, वृत्तीय गति में भी आता है। v ये क्या है? रेखीय वेग है, ये क्या है? रेखीय वेग है, ठीक है। और रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध होता है। कोणीय वेग सर सदिश राशि है, रेखीय वेग की दिशा तो सर पता है सामने को, मतलब जो भी विस्थापन की दिशा होगी, विस्थापन इधर हो रहा है उसी और वेग की दिशा। कोणीय वेग की दिशा किधर होती है? तो कोणीय वेग की दिशा प्यारे बच्चों अच्छी होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। ये पॉइंट फिक्स है, ऐसे घूमना है तो घूर्णन अक्ष इसका किधर? ये पॉइंट, या उधर मतलब भीतर या ऊपर लंबवत बाहर की ओर। तो जिस ओर ये छड़ घूम रही है, जिस ओर ये छड़ घूम रही है उसी ओर उंगलियों को कर्ल करो तो अंगूठा जिस ओर थंब करेगा वही कोणीय वेग की दिशा होती है, तो कोणीय वेग बाहर की ओर। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर x दूरी पर ये dx, उसका वेग v x ओमेगा। अगर मैं कह दूं यहां पर ये एक छोटा सा पार्ट कट करूं, अब मैं कट नहीं कर रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये मैंने छोटा सा पार्ट कट किया, यहां पर उसकी दूरी यहां से y मान लूं, कोणीय वेग ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि वो दूरी कम हो गई ना तो रेखीय वेग उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना दूर कट होगा भैया, आपको मैं बता दूं, जितना दूर कट होगा उसका कोणीय वेग बढ़ जाता, कोणीय वेग घट जाता है, रेखीय वेग घट जाएगा, रेखीय वेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग घट जाएगा।
जो दूर होगा कण तो उसका रेखीय वेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग घट जाएगा। आप देखे होंगे जब आप रस्सी को ऐसे पकड़े रहो बहुत दूर क्षण को फील करना मैं क्या बताने वाला, बहुत लाजवाब चीज बताने वाला हूं। एक रस्सी से बड़ा सा पत्थर बांधो, थोड़ा सा दूर रस्सी को रखना, घुमाओ रस्सी को, साए 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 साए। अब पत्थर जो घूम रहा है ना, बड़े बड़े चक्कर लगा रहा है, उसका प्यारे बच्चों रेखीय वेग बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां से दूरी बहुत, कोणीय वेग समान है, कोणीय वेग वही है। लेकिन जैसे ही आप रस्सी को छोटा करने लगो तो वो जल्दी जल्दी घूम रहा है। अब आपको लगेगा कि सर रेखीय वेग उसका बढ़ गया, नहीं, रेखीय वेग के कारण उसका कोणीय वेग बढ़ गया। रेखीय वेग के कारण उसका क्या हो गया, कोणीय वेग बढ़ गया। कोणीय वेग क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि हम रेखीय वेग उसका क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। तो वेग, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो यही कहता है, कहीं कोई चीज हटती नहीं है, बल्कि एक रूप से दूसरी रूप में बदल जाती है, तो वो रेखीय वेग कोणीय वेग में बदलने लगता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर वही हुआ, v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर ये चीज जानते हैं, इसी से v इक्वल टू एक्स ओमेगा हो गया, एक्स ओमेगा हो गया। ठीक है, एक्स ओमेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो मैं अगर छोटे से खंड के लिए लूं, l लंबाई के चालक में, l लंबाई के चालक में माना, ये माना फलाना ढमाका वाली लैंग्वेज, माना l लंबाई के चालक में सूक्ष्म खंड dx, जिसकी सूक्ष्म खंड dx जिसका रैखिक वेग v है, तथा इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल x है। भैया घूर्णन अक्ष यहीं पर है, ये इसी पॉइंट को मैंने फिक्स किया, इससे दूरी कितनी, स्मॉल x है। तो रेखीय वेग क्या, v इक्वल टू एक्स ओमेगा, ये चीज मैंने लिख दिया है, ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, x है। अगर तो dx पार्ट के लिए कितने, सूक्ष्म खंड dx के लिए सूक्ष्म खंड dx में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें, चालक की, प्यारे बच्चों, इस पूरे चालक में, लेकिन मैं केवल सूक्ष्म खंड ले रहा हूं। अब ये सूक्ष्म खंड मान लो एक dl लंबाई वाला, वो ये लंबाई वाला चालक ही बन गया, छोटा सा चालक है। अब बताओ, सिंपल सा है, अगर ये छोटा चालक है dx लंबाई का, ये v वेग से दौड़ रहा है बीच चुंबकीय क्षेत्र में, तो बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, सूक्ष्म खंड dx में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जल्दी से बताओ तो मैं समझ जाऊं कि हाँ आप समझ रहे हो। भैया E बराबर b, कितने वेग से चल रहा है, v वेग से, लंबाई कितनी है dx, छोटा v वेग से चल रहा है, वो कैसे भी चल रहा हो, बाद में हम पूरे चालक के लिए निकालेंगे, कितना dx vdx। सिंपल है ये सूत्र को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कौन सा सूत्र यहां पर अप्लाई लिखा किए हैं, तो सूत्र E बराबर BVL से, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BV dx हुआ। V की वैल्यू क्या होती है यहां, E बराबर B, V कोणीय वेग क्या है, ओमेगा हो, जब यदि कोणीय वेग ओमेगा हो, तब यदि कोणीय वेग ओमेगा हो तो E बराबर होगा B, और V की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स ओमेगा या ओमेगा, x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ओमेगा लिख दे रहा हूं, एक्स ओमेगा इंटू का dx। अच्छा सोचो, इस छोटे से पार्ट के लिए मैं विद्युत वाहक बल निकाल रहा हूं, तो ये पूरा टोटल विद्युत वाहक बल नहीं, छोटा ही विद्युत वाहक बल है, de ही लिखेंगे। संपूर्ण चालक के लिए जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आइए, संपूर्ण चालक के लिए, संपूर्ण l लंबाई के चालक के लिए, l लंबाई के चालक में प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल, प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल। अब बताओ क्या होगा भैया, ये जो है ना DE बराबर B एक्स ओमेगा dx, तो ये DE जो लिखा हुआ है, समाकलन लगाओ, DE बराबर समाकलन B एक्स ओमेगा dx, यही तो लिखा हुआ है, B एक्स ओमेगा dx। लेकिन ये छोटे पार्ट के लिए था, अब अगर संपूर्ण के लिए निकालना है तो हम लोग जानते हैं, पहले से बताते हुए आ रहा हूं आपको कि समाकलन कर देंगे। अब लेकिन समाकलन में लिमिट देखिए, चालक की लंबाई टोटल कितनी है, L लंबाई की, तो अपर लिमिट L कहां से शुरू हुई, पहले मतलब 0 से L लंबाई तक, 0 से। देखो dx लिखा हुआ है मतलब x के सापेक्ष समाकलन, यहाँ de लिखा हुआ है मतलब e के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन, जो अगर x है तो उसको अंदर रखो समाकलन चिन्ह के, बाकी सबको बाहर रख दो। यहाँ पर तो समाकलन de ही रहेगा, कुछ है ही नहीं, तो e के सापेक्ष हो रहा, e ही आ जाएगा, चलो बाद में तो हल कर लेंगे। b और ओमेगा बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चों, समाकलन 0 से l, x के सापेक्ष हो रहा है तो x रहेगा अंदर और ये dx हो जाएगा। अब आप लोगों को मैंने सिखाया है कि समाकलन x की पावर n dx हो, तो सूत्र जानते हैं समाकलन का कि x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, अर्थात अगर यहाँ पर x की पावर 1 लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो ये होगा x की पावर 1 का मतलब 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 बराबर मिलेगा x स्क्वायर बाई 2। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो e के सापेक्ष करना है, यहाँ कुछ नहीं तो e ही आता है, b ओमेगा, यहाँ पर तो x की पावर कितनी है 1, वही चीज लिखी हुई सेम, अर्थात ये समाकलन कितना आएगा, ब्रैकेट बना दो, x स्क्वायर बाई 2। मैंने फिजिक्स वाली मैथ जब पढ़ाया था तो कहा था सभी लोग जुड़िए उसमें। अब यहाँ पर देखिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से l, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से l। चलो, जिसके सापेक्ष कर रहे थे समाकलन, वहीं पर x की जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है, क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा, ई बराबर बी ओमेगा, चलो लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट एक्स की जगह एल रखे तो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट ये होती निम्न सीमा, एक्स की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये टर्म तो टोटल हो गया 0, अर्थात केवल ये वैल्यू बची, ई बराबर प्यारे बच्चों मिला, इसको मैं 1/2 सब गुणे में रहेगा, ये 1/2 पहले लिख रहा हूं, और बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों यही होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल घूर्णन गति में, किसमें, घूर्णन गति में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, अर्थात मोशनल ईएमएफ का आज एक और डेरिवेशन आपने सीखा, मोशनल डेरिवेशन। सर लंबाई कैपिटल एल होगा ना, हमने कैपिटल एल माना क्या, स्मॉल एल माना। अब आप किताब सामने खोल के रखे हो बाबू, हाँ आप किताब सामने खोल के रखे हो तभी ऐसा बोल रहे हो, तभी ऐसा बोल रहे हो कि सामने किताब खुली है मतलब कैपिटल एल वहां पर होगा। खैर कोई बात नहीं, कैपिटल एल है तो कैपिटल एल मान लो, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए। सर समाकलन वाला समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझा देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाकलन हमने पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास यही सूत्र याद है, ई बराबर बी वी एल से, तो इसके लिए मैंने ये जो घूर्णन गति करा रहे हैं इसका एक छोटा सा पार्ट लिया टी एक्स, और ये किस वेग से भाई ऐसे ही तो दौड़ रहा है, तो इसका रेखीय वेग क्या होगा, वी होगा। कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसका वी रेखीय वेग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, उसे स्पर्श रेखीय वेग बोलते हैं। कोणीय वेग होता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान में डी टी, डी थीटा अपान में डी टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। लेकिन कोणीय वेग हमें, कोणीय वेग के साथ साथ क्या उसमें रेखीय वेग नहीं होता, होता है, रेखीय वेग भी उसमें होता है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ भाई कि उस छोटे से पार्ट का विद्युत वाहक बल डी बराबर बी वी, लंबाई उसकी कितनी भाई डी एक्स है, ले लिया, बिल्कुल सही सर, आप अभी तक तो समझ में आया। वी को मैंने जो इसका रेखीय वेग था उसके कोणीय वेग के पदों में क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम अब रेखीय वेग तो है उसमें लेकिन रेखीय गति नहीं करा रहे, उसको घूर्णन गति करा रहे हैं, तो ओमेगा के पदों में निकाला जाए सूत्र, इसलिए रेखीय वेग को ओमेगा के पदों में कोणीय वेग के पदों में चेंज किया, तो वी बराबर आर ओमेगा से हम लोगों ने आर, सर ये एक्स कहां से आया, तो उसकी जो दूरी है उस छोटे से खंड की, उस कण की जो दूरी है यहां से वो एक्स दूरी पर है, एक्स हो गया, हो गया, बिल्कुल सही सर, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर डी, अब संपूर्ण के लिए निकालना, वो तो छोटे से खंड के लिए था, तो संपूर्ण लंबाई एल के लिए तो समाकलन किया जाता है, ये प्रोसेस है, ये बताया गया, ये मैथमेटिक्स कहते हैं, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मतलब जब भी फिजिक्स को जरूरत पड़ती है मैथ की, तो मैथ यहां पर आती है। वो प्यारे बच्चों ये बता दें, कहा जाता है मैथमेटिक्स बेरोजगार है बिना फिजिक्स के, क्योंकि जब फिजिक्स में जरूरत पड़ी थी कि भाई ये कैसे हल होगा, तो मैथ की दुनिया वालों ने कहा भाई इसका इक्वेशन चलो हम खोज के देते हैं, इसका तरीका हम खोज के देते हैं, लेकिन आप इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि हम दैनिक जीवन में कहां अप्लाई करेंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में ही अप्लाई करते हैं, फिजिक्स की जो गतिविधियां आपको दिखती है उन्हीं को कैलकुलेशन को हल करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो इस जोड़ घटाना गुणा भाग की बात नहीं कर रहे हैं, आप तौल में भी वो तो यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो फिजिक्स मैथमेटिक्स का यूज है, अवकलन, समाकलन, वेक्टर, ये सारी चीजें यूज में आती हैं, वो सारी की सारी किसमें आती हैं, फिजिक्स में यूज होती हैं। तो टी ई समाकलन बी एक्स ओमेगा डी एक्स वही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिमिट लिखी है, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये सीमा ये दर्शाती है कि इतनी लंबाई तक में हमें कैलकुलेशन करना है, तो एक सिरे से दूसरा सिरे तक लंबाई टोटल कितनी होगी एल, तो पहला सिरा मैंने मान लिया 0, 0 से कितनी लंबाई तक, एल लंबाई तक, तो 0 से एल। टी यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है, मान लो यहाँ 1 है, जिसके सापेक्ष करते हैं तो वही समाकलन आता है, हमेशा याद रखो। बी ओमेगा ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स का ही समाकलन होगा, बी ओमेगा बाहर कर लिया, एक्स का समाकलन हुआ एक्स के सापेक्ष, हो गया, हो गया, ठीक है। तो x की पावर 1 है, मैंने कहा ये सूत्र आपको याद रखने होंगे, तो बताया कई बार, आप पढ़े नहीं हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, फिर आप लोग ने तो भाई बहुत अच्छे अयासी से अगर जिंदगी काट रहे हो तो फिर काट रहे हो, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि सर कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपान में n+1, ये सूत्र होता है। n क्या है, तो घात है, घात यहाँ पर कितनी है, 1 है भैया, एक घात है, तो एक घात मतलब 1 + 1, ये एक तो अपने आप सूत्र में ही है, तो 1 + 1 बटे 1 + 1 तो x²/2। फिर लिमिट अप्लाई कैसे की जाती है, तो पहले जिसके सापेक्ष हम कर रहे थे उसी में पहले x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर उसी जगह पर लोअर लिमिट रखो, तो पहले देखो x की जगह पर अपर लिमिट तो l² हो गया, फिर x की जगह पर ही लोअर लिमिट मतलब 0 रखे तो 0 का स्क्वायर बटे 2, तो ये जो रखे इससे ये वाला टर्म तो 0 ही, इसको तो छोड़ ही दो, यही बचा वही वैल्यू रखते हैं, इतने वोल्ट का विभवांतर बना। कुछ बच्चे पूछ रहे सर आप मैथमेटिक्स कैसे बेइज्जती, अरे मैथमेटिक्स की बेइज्जती कौन कर रहा है, मैथमेटिक्स की बेइज्जती कौन कर रहा है भैया, मैथमेटिक्स की बेइज्जती नहीं कर सकते, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथ्स, मैंने टीचिंग स्टार्ट मैथ्स से ही की थी, वो तो जब मास्टर्स करने लगा फिजिक्स से एमएससी तब जाके मेरा फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया, इंटरेस्ट था फिजिक्स में लेकिन मैथमेटिक्स ज़्यादा सॉल्व करता था, मैथमेटिक्स की कोचिंग पढ़ाता था, पहले शुरू स्टार्ट मैथमेटिक्स से किया था, लेकिन फिर फिजिक्स में पढ़ाना शुरू किया तो फिजिक्स के बैचेस बहुत बढ़ने लगे, फिर फिजिक्स के बैच बढ़ने लगे कि मैथमेटिक्स का मुझे समय नहीं मिला, फिर मैथमेटिक्स के लिए टीचर रख के अलग कर दिया, भाई आप पढ़ाइए, मैं फिजिक्स ही पढ़ाने में समय व्यतीत हो जाता है 11th और 12th, तो ये हुआ था। तो मैथ्स लेकिन बहुत पसंद है क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी इसी में इंक्लूड है, भाई मैथ्स लग गया, सवाल हो गया, मैथ्स का सवाल ही तो था एक तरह से, तो फिजिक्स में तो भाई ये डेरिवेशन में अप्लाई होना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर सवाल कैसे आता है, सवाल ऐसे आएगा कि घूर्णन गति कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में चालक की घूर्णन गति के कारण सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, इसीलिए इतनी लंबी हेडिंग है कि ये एक प्रश्न के जैसा है, और प्रश्न के जैसा है तो बस लिख दीजिए माना l लंबाई का चालक में सोचकर dx, और ये चित्र बनाना है। मैं कुछ जगह पर थोड़ी ज्यादा लिख देता हूं, अगर ज्यादा लिखा हुआ है तो आपके पास नोट्स पहुंचेगी, अभी आप पैनल पीडीएफ से खुद से लैंग्वेज लिखने का प्रयास करो। देखो एक चीज में आपको 4 बार कलम घिसना पड़ेगा, 3 बार कलम घिसना पड़ेगा, तब आप बेहतरीन अंक लेकर के आओगे। अभी आपने लिख लिया, फिर अभी आप एग्जाम टाइम फिर आएगा जब आपके पास ये नोट्स पहुंच रही तो क्वेश्चन के उत्तर भी लिखोगे, तो राइटिंग बनेगी, लिख कर अभ्यास। देखो जब लिखते हो ना तो ज्यादा लंबे समय तक वो चीज याद रहती है। किसी ने कहा सर आपने गाना सुनाने के वादा किया था, सर आप गाना सुनाइए। खुशी सिंह जी आप गाना के पीछे 2 दिन से पड़ी हुई हैं, गाना सुन ही लीजिए, कैसा गाना सुनाया जाए भाई, कैसा गाना सुनाया जाए। चलिए मुझे गाना याद आया कैसा, तो
ज़्यादा उस तरह का गाना याद नहीं आया जो आज कल चल रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना ही याद आ रहा है। और वो गाना है कोई बॉर्डर पर जब कोई सिपाही खड़ा होता है, तो बॉर्डर फिल्म का ही गाना है। आपको याद होगा उसमें सभी सैनिक अपने घर को कोई किस परिस्थिति में था, लेकिन उनके घर वो लोग आर्मी में थे, तो बॉर्डर पर रहते हुए वो अपने घर वालों को मिस करते हैं, अपने घर वालों को मिस करते हैं, अर्थात उन्हें याद करते हैं। उस याद में ये गाना गुनगुनाते हैं। वो गाना मैं आपके सामने गा दे रहा हूं, तो सुन लीजिए, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो, स्वप्रेरण कल हम लोग पढ़ेंगे। गाना कैसे है, गाने जा रहे हैं, सुनिएगा भाई। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को ये प्याम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को जाके प्याम दे, उन्हें जाके मेरा प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। हो हो हो। चलिए प्यारे बच्चों, विदा लेता हूं। आज की क्लास इतना ही। अच्छी क्लास लगी हो तो इसको रिवाइज कीजिएगा। कल हम लोग स्वप्रेरण गुणांक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को सिखाने वाला टॉपिक है। स्वप्रेरण गुणांक, इससे संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। तो खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।